के साथ ही में हम यहाँ पर देखते हैं वो को जो कि अपनी मम्मा से जेनी के लिए फाइट कर रहा होता है। अब आंटी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर जेनी के साथ रिलेशनशिप में रहे और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर शादी करे। वो यहाँ पर शुरुआत से जेनी के अगेंस्ट है, बिकॉज जेनी के पास यहाँ पर न ही अमीरों वाले पैसे और न ही अच्छे गुड लुक्स, इस वजह से यहाँ पर वो अपने बेटे को जेनी से दूर कर रही होती है। पर दूसरा वो तो यहाँ पर मना कर रहा था, वो अपनी मॉम को समझा रहा था कि देखिए मैं आपको अभी कह रहा हूँ, जेनी ही यहाँ पर सोल्यूशन है मेरे इलाज का। आपको तो पता ही है कि मुझे ढंग से नींद आती नहीं है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर ढंग से सो पा रहा हूँ। आंटी का और जेनी का तो यहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाता है, जहाँ पर आंटी जेनी को गुस्से में धक्का मार देती है और जेनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो और आंटी यहाँ पर अब दोनों घबराना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर जेनी उठती तो ऐसे जैसे कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, बिकॉज कुछ समय पहले वो अपना काम करते करते मर चुकी थी। यानी कि यहाँ पर पूरा दिन अपना सिर्फ और सिर्फ काम करती है और नॉवेल्स पढ़ती है, जहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से उसे हार्ट अटैक आया था और काम करते करते वो अपने घर पर वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। पर दूसरे बाद में यहाँ पर उसे उन लोगों के नाम पढ़कर समझ आ जाता है कि वो एक नॉवल के अंदर आ चुकी है, एक ऐसा नॉवल जिसके अंदर आंटी यहाँ पर उसके अगेंस्ट है और वो अपने बेटे की शादी उसके साथ नहीं कराना चाहती है। पर दूसरे यहाँ पर वो का कोई डैड नहीं होता, बिकॉज उसके डैड का अर्ली कार एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर वो को अमनेशिया हो गया था। लेकिन जेनी की जिंदगी में आने की वजह से यहाँ पर वो के स्लीपिंग शेड्यूल्स भी यहाँ पर अच्छे हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर वो जेनी को इतना एडमायर करता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आंटी कभी भी यहाँ पर जेनी को एक्सेप्टेंस नहीं देने वाली है। फिर दूसरी यहाँ पर जेनी अपने आप को मिरर में देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कितनी स्लिम, ट्रिम, ब्यूटीफुल एंड क्यूट दिखा करती थी और फिलहाल तो वो सिर्फ और सिर्फ चबी नजर आ रही है। उसे यहाँ पर नॉवेल की जेनी के लिए बुरा लगने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर बेचारी कितनी ज्यादा प्रेशर में काम करती है कि अपने आप पर ही फोकस करना भूल चुकी है। बट कोई बात नहीं, अब जब मैं इस नॉवेल में आ चुकी हूँ तब मैं यहाँ पर इस जेनी को दिखाऊंगी कि स्लिम, ट्रिम, ब्यूटीफुल होना क्या होता है और अब से अपनी लाइफ विदाउट एनी रिग्रेट्स जीऊंगी। एंड यहाँ पे वो चिल्लाने लग जाती है कि अब तो मैं अपना वेट लॉस कर करूंगी, और जैसी वो बोलती है वो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से वो सो रही है एंड वो सपना देख रही है, बिकॉज एक साथ यहाँ पर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जहाँ वो ट्रांसमिट हुई थी वहाँ पर हम नॉवेल की होस्ट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जेनी को उसका टास्क बता रही होती है। अब जेनी के पास यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट टारगेट होगा और जेनी को यहाँ पर 10 दिन की मोहलत दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर जेनी उसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगी। एंड हाँ, रिश्ता आगे बढ़ाना उसका मेन टास्क नहीं है, उसका मेन टास्क है उस पर्सन के स्लीपिंग शेड्यूल्स को फिक्स करना, उसे वापस पहले जैसा बना देना। जेनी कहती है ये कैसा टास्क है? मैंने ढेर सारे नॉवेल्स देखे, ड्रामास देखे, जिसमें लोग नॉवेल्स में जाते हैं, शॉर्ट ड्रामास में जाते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर लव फॉर्म कर सके, अपना मिशन कंप्लीट कर सके। लेकिन लोगों की नींद क्यों मैं ठीक करूँ? ऐसा कहकर वहाँ पर वो इस चीज से कंप्लीट अगेन चली जाती है। होस्ट कहती कि ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर हमें तो तुम्हें यहाँ पर सिस्टम से निकालना पड़ेगा। और ये सुनती यहाँ पर जेनी घबराने लग जाती है कि अगर वो इस नॉवेल से निकले तो बाहर की दुनिया में तो यहाँ पर उसका कोई वजूद ही नहीं है, बिकॉज उन सब के लिए तो वो ऑलरेडी यहाँ पर मर चुकी होगी। वो सिस्टम से यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है एंड बहुत सारा रिक्वेस्ट करती है। सिस्टम कहती कि हाँ, अब जब तुम हाँ बोल ही रहे हो तो फिर हमें यहाँ पर टास्क की शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अब उसका मिशन बन जाता है कि सबसे पहले तो वेट लॉस करेगी एंड सेकेंडली उसी के साथ साथ यहाँ पर वो मिशन पर भी कंप्लीट फोकस रखेगी। फिर दूसरी यहाँ पे आंटी का चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ने लग गई हो, पतली होकर यहाँ पे मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश करना चाह रही हो। देखो लड़की, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ कि ऐसा कुछ होने से रहा और यहाँ पे तुम मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकती। जेनी कहने लग जाती कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बस आप इस तरीके से सोच रही हैं, उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। जेनी को इतने में याद आ जाता है कि यहाँ पर उसके पास एबिलिटी है किसी को भी सुलाने की, इसलिए यहाँ पर वो के पास जाती है और उसे काने में कुछ तो कुछ फंसाती है, जिसके बाद में वो वहीं पर ऑन द स्पॉट सो जाता है। आंटी यहाँ पर घबराने लग जाती है कि ये तुमने क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ में। जेनी बोलने लगती कि आप घबरा क्यों रही है, मैं तो बस यहाँ पर उसे डीप स्लीप में डाला, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड तब तक यहाँ पर जेनी की खुद की मम्मा आ जाती है एंड जेनी को भी प्लॉट के अकॉर्डिंग पता होता है कि वो उसकी मॉम है। जेनी की मम्मा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती कि अभी के अभी यहाँ पर वो की मम्मा से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक काम तुमसे ढंग से होता नहीं है, कोई काम का तो काम को बिगाड़ कर आ जाती हो,
जेनी को पता होता है कि उसकी मम्मा कितनी ज्यादा इरिटेटिंग एंड चिड़को है। वो तो यहाँ पर उसकी रियल मम्मा लगती भी नहीं है, बिकॉज जब देखो तब वो किसी न किसी रीजन की वजह से जेनी पर चिल्लाती जो रह जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वो की मम्मा को, जो कि जेनी को बहुत चिल्ला रही होती है। वो कहते हैं कि देखो जेनी, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जेनी मनी मनी यहाँ पर सोच रही थी कि हाँ, अगर सिस्टर ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं इस मम्मा बॉय के पीछे क्यों ही पड़ी होती। अब उसे पता होता है कि वो यहाँ पर उसकी मम्मा को उल्टा जवाब नहीं दे सकती, इसलिए वो कहती कि हाँ हाँ आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं एक नंबर की निकम्मी हूँ, मैं तो यहाँ पर वो को डिजर्व भी नहीं करती। ये सुनकर आंटी कहती कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। फिर दूसरे यहाँ पर वो धीरे धीरे होश में लग जाता है, जहाँ पे वो अपनी मम्मा पर चिल्लाता है कि आखिर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो, आपकी वजह से यहाँ पर मेरी नींद टूट गई। आंटी बोलती कह रही मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वही दूसरी यहाँ पर वो की फ्लाइट होती है, जहाँ पर वो जेनी के साथ ही जाने वाला था, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जेनी वहाँ से वो को लेकर जाने लगती है। एंड जेनी की मम्मा यहाँ पर मरी मन सोच रही थी कि कुछ भी कर यहाँ पर उन्हें जेनी का फ्यूचर सिक्योर करना होगा, यानी कि यहाँ पर उन्हें जेनी के लिए बस एक रिच बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। ऐसे सोचकर वो आंटी से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती हैं। वो लोग यहाँ पर फ्लैट के अंदर बैठने लग जाते हैं, जहाँ पर आते ही वो बैठ जाता है और जेनी को यहाँ पर वो ऑलरेडी बोल देता है कि देखो मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए अगर तुम अपनी सीट को स्विच कर लोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यहाँ पर सो सकता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है, जैसे उन्होंने वो को देखा था वो तो उसकी तारीफ करने लग जाती है। पर जब यहाँ पर वो जेनी को वो के साथ देखती है तो वो लोग यहाँ पर जेनी के मोटापे का मजाक उड़ाने लग जाते और गैस वक्त करना शुरू कर देते हैं कि इतने हैंडसम लड़के की इतनी मोटी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, न जाने यहाँ पर इस लड़के ने इस लड़की में क्या ही देखा होगा। ऐसा कहकर तो वो लोग यहाँ पर इसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और ये जेनी नॉर्मल वाली जेनी की तरह चुप नहीं रहती, वो तो यहाँ पर उन्हें उल्टे मुंह सुना ही देती है कि देखो तुम सभी के सभी यहाँ पर इतनी पतली हो कि मैं फूंक मारूंगी तो अभी उठ जाओगी। और ऐसे भी यहाँ पर मन की अच्छाई देखी जाती, ना कि यहाँ पर तन की अच्छाई देखी जाती है। तो तुम लोग तो मुँह ना खोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस कंपटीशन में तुम पक्का फेल हो जाओगे। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उनका मुंह बंद करवा देती है। ये सब कुछ वो देखकर हैरान हो जाता है कि जेनी कब से इतना बोलना शुरू कर दी। वही दूसरा जेनी यहाँ पर वो से कहते कि तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी यहाँ पर मैं जो सीट बुक किया वो हमारे पास की नहीं दूर दूर की है, तो तुम जब तक चाहो तब तक सो सकते हो। ऐसा कहकर वहाँ पर वो बैठने लग जाती है। वो यहाँ पर सोच ही पड़ जाता है कि ये क्या, जेनी तो मेरा हमेशा पीछा करती थी, अब अचानक से यहाँ पर मुझे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रही है। एंड जेनी के बगल वाली सीट में जो पर्सन बैठा होता है उसका नाम किम था। वो किम को देखते यहाँ पर उसके पर फिदा हो जाती है। जैसे यहाँ पर वो उसकी हैंडसम फेस को निहारी होती है, तब तक वहाँ पर होस्ट आ जाती है, जो कि जेनी को बताती है कि अब ये बगल वाला पैसेंजर तुम्हारा टारगेट नंबर 2 है। जेनी कहती कि टारगेट नंबर 2, अब क्या एक दिन में मुझे इसे बुला देना होगा। होस्ट कहते कि ऐसी बात तो नहीं है। जेनी यहाँ पर उसकी कोट को नोटिस करती है, सूट को नोटिस करती है, वॉच को नोटिस करती है एंड सभी चीजों को नोटिस करती है। और सबकी चीजें यहाँ पर एकदम एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस ब्रांड की होती है। होस्ट बाद में यहाँ पर उसे किम का ओवरव्यू देने लग जाती है और तब जेनी को पता चलता है कि ये तो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। एंड यहाँ पर जेनी को 30 डेज का टाइमिंग दिया जाता है। इन 30 डेज में यहाँ पर जेनी को उसके स्लीप शेड्यूल को प्रॉपर करना है, उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करवानी है। जेनी कहते कि क्या मुझे यहाँ पर एक साथ इतने सारे टास्क करने पड़ेंगे, वो कभी स्लीपिंग शेड्यूल में भी देख रही हूँ। होस्ट यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि देखो एक टाइम पर तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मल्टीपल टास्क पर भी साइड बाय साइड वर्क तो करना ही होगा। ऐसे सिस्टम चलता है। एंड फिलहाल यहाँ पर किम का प्रोग्रेसिव परसेंटेज 0 पर है। तुम तो शुरुआत करोगे, उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्रेसिव परसेंटेज। अब यहाँ पर जेनी सोच पड़ जाती है कि ये इतना रिच पर्सन है और उसे यहाँ पर लग्जरियस ब्रांड को लेकर कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो वो उससे बात भी कैसे करेगी, हाय हेलो भी कैसे करेगी। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि रिच लोग यहाँ पर अपने लो क्लास लोगों से हाय हेलो तक नहीं करते, वो सोच रही होती है। पर दूसरे यहाँ पर किम था, जो कि यहाँ पर जेनी के फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट हो रहा था। उसे न जाने क्यों यहाँ पर वो फ्रेग्रेंस बहुत ही कंफर्टेबल फील करवा रहा होता है एंड वो वहीं पर सो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर जेनी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड तब होस्ट आकर यहाँ पर जेनी को बता रही होती है कि उसका परसेंटेज अब यहाँ पर 5 हो चुका है।
which means अगर ऐसे चलता रहा तो वो बहुत जल्दी अपना प्रोग्रेस परसेंटेज 100 कर देगी। एंड एकदम यहाँ पर एंट्री हो जाती है सिया की, जहाँ पर जैसी सिया आती है और अपने भाई किम को किसी और वुमन कंधों पर सर रखकर सोता देखती है, वो शॉक हो जाती है। पहला शॉकिंग चीज यही था कि उसका भाई ढंग से सो पा रहा है, एंड सेकंड शॉकिंग चीज ये था कि वो एक वुमन के बगल में। वो तुरंत यहाँ पर फोटो खींचकर अपने घर पर भेज देती है एंड सभी को कॉल करके यहाँ पर ये बात बताने लग जाती है। अब यहाँ पर वो उसकी बातों को सुन लेता है तो वो झटके से तुरंत यहाँ पर पीछे देखता है और उसका तो यहाँ पर दिल ही टूट जाता है। वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो जेनी पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम इस तरीके से मुझ पर यहाँ पर चीट नहीं कर सकती। अभी के अभी उसका सर अपने कंधे से था। जेनी यहाँ पर उसे इग्नोर करती है और कान में यहाँ पर ईयरफोन डाल देती है। फिर दूसरे यहाँ पर सिया वो को रोक रही थी, वो उसे मना करती कि प्लीज मेरा भाई इतने टाइम बाद ढंग से सो पाए, उसे उठाओ मत, उसकी नींद टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे भी वो बहुत कम सोता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे, मेरी जो मर्जी होगी वही होगा, एंड ऐसे भी ये लड़की मेरे घर की मेड है, मैं इसका मालिक हूँ, जैसे मैं उसे कहूँगा वैसे वो करेगी। ऐसे बोलकर यहाँ पे वह जेनी को ऑर्डर देने लग जाता है, जहाँ पे जेनी को गुस्सा आता है कि इस्तेमाल तो मुझे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ, मेड हूँ, उसकी माँ नहीं हूँ, 24 घंटे इसके साथ रहूंगी। तो वो कहती है उसे कि देखो वो यहाँ पर जो इंसान मेरे कंधे पर सर रखकर सो रहा है वो किम फैमिली से बिलोंग करता है। बिलीव नहीं हो रहा तो तुम इन दोनों के बैजेस देख सकते हो। और तुम बताओ, अगर किम फैमिली के किसी मेंबर को मैं अनफ्रेंड करती हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर सजा मिल सकती है? बट अगर हाँ तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो तुम इसका सर हटा दो। वो यहाँ पर देखने लग जाता है उस सिंबल को एंड यहाँ पर सिया से बताने लग जाती है कि मैं उसकी बहन हूँ और वो मेरा भाई किम है, जो कि हमारे परिवार का फ्यूचर हायर है। यहाँ पर गुस्से के मारे वो को चुपचाप वहीं पर बैठना पड़ता है। जेनी मनी मन कह रही होती कि देखा हिम्मत तो नहीं यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने की, बस घर तक यहाँ पर ही शेर बना रहता है, बाहर निकलती वापस से चूहा बन जाता है। एंड यहाँ पे वो सोने लग जाती है। दूसरे वो को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जेनी सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि यहाँ पर वो उसे जेलस फील करवा सके। तो दूसरे यहाँ पर सिया होती है जो कि फैमिली ग्रुप में यहाँ पर चिट चैट कर रही थी। किसी को भी यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था, सभी को ये सब कुछ यहाँ पे एआई जनरेटेड लग रहा था। सिया कहते कि मैं आकर झूठ या मजाक क्यों करूंगी, मुझे भी मेरे भाई की बहुत परवाह है। आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो आप लोग वीडियो कॉल करके देख लीजिए, वो लड़की भी आराम से सो रही है एंड भैया भी आराम से सो रहे। लगता है यहाँ पर इस लड़की के आने की वजह से अब हमारे किम परिवार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आने से कुछ समय बाद यहाँ पर किम धीरे धीरे नींद से जागने लग जाता है और जब वो जागता तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस लड़की के कंधों पर ऐसे कैसे सो गया। वो याद करने लग जाता है कि उसने तो यहाँ पर कोई मेडिसिन लिए भी नहीं थे और वही दूसरी ओर उसे नींद आ कैसे गई। लेकिन तब यहाँ पर से धीरे धीरे याद आने लग जाता है कि उसे यहाँ पर इस लड़की से एक स्ट्रेंज स्मेल आ रही थी जिससे वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था एंड इस वजह से वो सो गया था, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके करीब आने लग जाता है ताकि वो वापस से स्मेल कर सके एंड पता लगा सके। लेकिन तब तक तो यहाँ पर जेनी हो जाती है एंड कहते कि अरे तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। वो यहाँ पर कहते कि माफ करना और ऐसा बोलकर वहाँ पर वो उसकी हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड बन जाती है। एंड तब तक यहाँ पर फ्लाइट लैंड करने लग जाती है। जिस समय वहाँ पर होस्ट आकर जेनी को बता रही थी कंग्रेचुलेशंस, तुमने टास्क नंबर 1 यहाँ पर किम का कंप्लीट कर लिया है और उसे प्लेन में एक अच्छी सी नींद देकर, इसलिए तुम्हारा प्रोग्रेसिव परसेंटेज अब 5 से 10 हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस इतना जल्दी चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे यहाँ पर किम जेनी को सॉरी बोल रहा था कि उसने बिना पूछे उसे कंधों पर लीन कर नींद ले ली। जेनी बोलती कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ पर एंटायर प्लेन सेशन में बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। वजह से यहाँ पर सिया खुश हो रही थी उन दोनों को देखकर कि तब तक वो यहाँ पर गुस्से में उठ जाता है एंड कहता है कि अब तो यहाँ पर फ्लाइट लैंड कर चुके, चलो अब तुरंत मेरे साथ में। जेनी उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। वो किम को यहाँ पर ऑफर करती है कि तुम चाहो तो हम यहाँ पर साथ में चल सकते, और ये देखकर यहाँ पर सिया और एक्साइटेड हो रही थी कि जैसे यहाँ पर जेनी उसे यहाँ स्काउट कर रही हो किम उसे हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर सिया बहुत खुश हो जाती है कि मेरा भाई जो कि यहाँ पर किसी भी फीमेल को दाना तक नहीं डालता, आज यहाँ पर वो एक फीमेल की बातें मान रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसका हाथ खींचता है और उसे खींच कर यहाँ पर बाहर क्यों ले जाने लगता है एंड कहते कि देखो तुम यहाँ पर शर्म नहीं आती किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करते हुए। जेनी बोलती कि तुम्हें नहीं शर्म आ रही, मैं किसी के भी साथ फ्लर्ट करूँ इससे तुम्हारे क्या लेना देना है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, और ऐसे भी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मेड हूँ। तब तक हम यहाँ पर डीसी को देखते जो कि वहाँ पर आ जाती है एंड यहाँ पर जेनी को देखकर तो उसका मुंह ही बनना शुरू हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से आंटी यहाँ पर डीसी को कॉल कर यहाँ पर समझाया था
कि देखो बेटा, अब यहाँ पर वो की लाइफ तुम्हारे हाथों में। तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि जेनी यहाँ पर उसे किसी भी कीमत पर सेड्यूस ना करे। सिर्फ तुम ही हो जो कि यहाँ पर उसका दिल जीत सकती हो। और ये सुनकर दीदी यहाँ पर खुश हो गई थी। इससे तो यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए थी। वो जेनी को यहाँ पर दूर से हाय बोलती है और वो को बताती है कि मुझे खासकर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। तब तक वहाँ पर किम और सिया भी आ जाते हैं। उनके माँ का यहाँ पर जेनी को एक बार फिर से थैंक यू एंड सॉरी सब कुछ बढ़ने लग जाता है। जेनी कहती कि बस बस, अब मैंने इतना भी महान काम नहीं किया। अगर आप मेरी ऐसी तारीफ करते रहोगे तो मैं तो शर्माने लग जाऊंगी। आज यहाँ पर डेज़ी जो होती है वो के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो तो गुस्से में आ चुका है। उसे यहाँ पर डाउट होता है कि वो सचमुच यहाँ पर जेनी को पसंद तो नहीं करता है ना, क्योंकि यहाँ पे जेनी जब किसी और लड़के से बात कर रही है तो इसका फेस तो यहाँ पर पूरा का पूरा गुस्से से लाल हो रहा है। दूसरे यहाँ पर जेनी उन्हें बता रही होती कि यहाँ पर वो अपनी स्टडीज के सिलसिले में आई है। वो जैसी यूनिवर्सिटी का नाम बताती है सिया खुशी में एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज वो भी सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग जो करती है। एंड खुद सामने से यहाँ पर किम उसे ऑफर करता है कि क्यों ना इस चीज को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए। जेनी खुशी खुशी हाँ बोल देती है, नंबर भी एक्सचेंज करती है। जाने भी वाली थी बट वो उसे रोकता कहते कि अरे अरे तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम भूल गई क्या पीजी में जाकर तुम्हें यहाँ पर मेरा सारा का सारा बैग अनपैक करना है। जेनी बोलती कि रुको मिस्टर, मैं यहाँ पे तुम्हारी नींद के लिए तुम्हारे साथ हूँ, ना कि तुम्हारा खाना बनाना या फिर ये अनपैक करना। ये तो तुम यहाँ पर खुद से भी कर सकते हो। मनी मन यहाँ पर बस सोच रही होती है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं यहाँ पर हाथ से थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। तब यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है। जेनी बोलते कि देखो चिल्लाकर तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर जाओ, मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाली, तुम्हें तो यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। वो कहते कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम यहाँ पर गिल्ट फील नहीं होता। ऐसा गुस्से में कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। जहाँ पर होस्ट जेनी को बताती है कि परसेंटेज यहाँ पर 30 हो चुका है वो का। जेनी खुश हो जाती है एंड वो से कहती कि जाओ जाओ जल्दी घर पहुँचो, घर पे मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा डिनर तो बना ही सकती हूँ। ऐसे कहकर जब वो जा रही थी तब 30 से परसेंटेज यहाँ पर 40 हो जाता है। होस्ट यहाँ पर ये बात जेनी को बताती है। जेनी बोलती कि अरे वाह, लगता है यहाँ पे इसे प्रवोक कर मेरा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाए इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। अपना सामान यहाँ पर गाड़ी में भर जाता है, उसका ईगो यहाँ पर बहुत हर्ट हो रहा होता है। डेज़ी कहते कि देखो वो तुम्हें यहाँ पर उस लड़की पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई लेडी नहीं है या कोई क्वीन नहीं है जिसके ऊपर तुम इतना अपना ध्यान भटकाओगे। वो कहते कि जो भी हो, लेकिन वो मेरी मेज है, उसे यहाँ पर उसकी चीजें समझ आनी चाहिए कि आगे यहाँ पर उसके टास्क क्या है। ऐसे कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहते कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जेनी बोलती कि मतलब तुम तो यहाँ पर लड़कों को पसंद करते हो, बिकॉज मैं तो यहाँ पर स्ट्रेट हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम भूल रहे हो कि यहाँ पर हमारे घर पर हमने तुम्हें रखा है, तुम्हें यहाँ पर सारी बातें मेरी माननी चाहिए और मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे सभी ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। जेनी का गुस्सा यहाँ पर सर पर चढ़ जाता है। वो बोलने लगती कि तुम हो तो कौन हो मुझे सब कुछ बोलने वाले। तुम्हारे डैड की मौत के बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पर तुम्हारी निभाई है और मैं शुरुआत से यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ पर आई थिंक सो इतना तो नेसेसरी होगा नहीं कि मैं तुम्हारा बुरा होने तक तुम्हारा साथ हूँ। अब तो यहाँ पे बहुत हो चुका। वो कहने लग जाता है कि देखो जेनी, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा रिच पर्सन जो मिल गया। जेनी कहते कि ठीक है, अगर ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि मुझे यहाँ पे तुमसे रिच पर्सन मिल गया। ऐसे कहकर वो किम के पास चली जाती है, हाथ पकड़कर उसे दिखाने लगती है। वो कहता है कि कर लो, जितना चिपकना चिपक लो, इन दी एंड तुम यहाँ पर मेरे पास आओगी। जेनी बोलते कि अरे हटो, अपनी शक्ल देखिए कभी भी, तुम यहाँ पर एक मामास बॉय हो। मिस्टर किम को देखो, दिखने में तुमसे हैंडसम है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी वेल्थ है, तो फिर यहाँ पर कौन लड़की होगी जो कि इन्हें पसंद नहीं करती होगी। और हाँ, मैं ये चीज को तुम्हारे मुंह पर एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं वो को यहाँ पर अप्रोच करने वाली हूँ, उसे परस्यू करने वाली हूँ। सिया तो चुपके से इन सभी चीजों का फोटो निकाल ली थी, बट जेनी यहाँ पर सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि यहाँ पे वो को प्रवोक कर सके। एंड यहाँ पर वो फिर किम से पूछते कि चलेगा ना तुम्हें, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर परस्यू करूंगी तो। किम को तो अभी भी यहाँ पर स्मेल का डिल्यूजन होता है। सिया बोलती कि खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से हाँ बोलो। लड़कियों का मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है एंड जिसके पहले कि यहाँ पर वो से हाँ बोले तब तक वहाँ पर गुस्से में वो जाने लग जाता है। तुरंत यहाँ पर होस्ट जेनी को वार्न करती है कि यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट टारगेट मुसीबत में आने वाला है। जेनी यहाँ पर कार को देखती है और सोचती कि मैं क्यों उसे बचाने के लिए जाऊँ, बट बचाने तो जाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर स्पीड में चिल्लाकर भागने लग जाती है और कोई रोमांटिक वे में नहीं बल्कि बहुत ही फनी वे में उसे घुमा घुमा कर दूर पटक देती है और खुद भी गिर जाती है। अब कार तो यहाँ पर जेनी के पास ही आ रही थी। जेनी बोलती कि अरे पापा रुक जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन तब वहाँ पर वो चला जाता है जेनी की मदद करने के लिए। यहाँ पर कहने लग जाती कि जेनी, हमें तुम्हें लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल जाना चाहिए।
जेनी कहती कि मुझे चोट नहीं लगी है, किम के हाथ में चोट लगी है। पर दोस्तों यहाँ पर वो को बिलीव नहीं हो रहा था कि जेनी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी उसे बचाने के चक्कर में। एंड यहाँ पर वो जेनी से पूछने लग जाता है कि तुम तो ठीक हो। किम बोलता है कि अब क्या मतलब है पूछ के, जब जेनी यहाँ पर मुसीबत में थी तब तो तुम यहाँ पर उठे नहीं उसकी मदद करने के लिए, और अब सिंपैथी गेन करने के लिए पूछ रहे हो कि ठीक भी है या फिर नहीं। वो से कहते हैं कि देखो ऐसी बातें नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। जेनी बोलती कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें चोट लगी है, मैं बाद में तुमसे मिलकर बात कर लूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड वो को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक पल में यहाँ पर जेनी से कितना ज्यादा दूर जा चुकी है, पर फिर भी वो उससे कितनी ज्यादा फिक्र करती है। जैसे यहाँ पर जब किम की मरहम बच्ची हो रही होती है तब सिया यहाँ पे अपने भाई की सेटिंग लगा रही थी। वो यहाँ पर जेनी से पूछने लग जाती है कि जेनी को आखिर यहाँ पर किम कैसे लगता है। जेनी का रिस्पॉन्स यहाँ पर एकदम नॉर्मल वुमेन्स की तरह ही होता है कि जैसे यहाँ पर एक मर्द उन्हें नजर आता है उससे ज्यादा लव एंगल तो सिया को नजर नहीं आया था। तब तक यहाँ पर किम के हाथों में पट्टी लग जाती है। सिया बोलते कि अब कौन कुक करेगा। जेनी बोलते कि अरे मैं हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं, अगर तुम दोनों मुझे परमिशन दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खाने प्रिपेयर कर सकती हूँ। दोनों के दोनों यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर जेनी को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। लोग यहाँ पर घर पर बैठते हैं जहाँ पर सिया बोलते कि मैं सभी ग्रोसरीज को लेकर आती हूँ, तब तक तुम डिसाइड कर लो कि क्या बनाना है। एंड यहाँ पर जेनी बाद में किम को क्वेश्चन करने लग जाती है कि माफ करना, आई नो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम प्लेन पर सो कैसे गए। तब किम यहाँ पर से धीरे धीरे क्लोज आकर से बता रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर जेनी की कंफर्टिंग फ्रेग्रेंस की वजह से हो रहा है। और ये बोलते बोलते वो वापस सो जाता है जहाँ पर रोज खुशी खुशी जेनी को प्रोग्रेसिव परसेंटेज बता रही थी। एंड वो परसेंटेज अब यहाँ पर 20 हो चुका होता है। जेनी बोलती कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये कोई टाइम है क्या सोने का, अभी अगर ये सो रहा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी। और सिया ने अगर हमें देख लिया तो वो कुछ और ही गलत समझ बैठेगी। एंड ऐसा ही होता है, सिया आती है एंड अपना मुंह छुपाकर सॉरी बोलकर वहाँ से भाग ही जाती है। बेचारी जेनी यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती है कि ऐसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर होस्ट जेनी को समझा रहे थे कि देखो तुम्हें यहाँ पे इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर प्रोग्रेसिव मीटर यानी कि प्रोग्रेसिव परसेंटेज 100 कर दोगी तो फिर तुम यहाँ पर अपना वेट अपने आप लूज कर सकती हो। उस चीज के तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जेनी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि ठीक है चलो बताओ कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। होस्ट बोलते कि अरे इतना आसान होता तो मैं तो तुम्हें पहले सब कुछ बता देती, अब ये तो तुम्हें फिगर आउट करना है कि आखिर तुम्हें कब कब क्या क्या करना है। जेनी बोलती कि हाँ तभी मैं सोचूं कि चीजें इतना इजी क्यों साउंड कर रही थी, अब सब कुछ मुझे ही फिगर आउट करना पड़ेगा धीरे धीरे कर कर। अब कुछ देर तक तो यहाँ पर खुद ही उसके फेस को क्लोजली देख रही होती है और देखते देखते उसे खुद नींद आने लग जाती तो दोनों वहीं पर सोफा पर सोने लग जाते हैं। सोते सोते यहाँ पर रात हो जाती है। वो उसे कंटिन्यूसली कॉल लगा रहा था, वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि रिंगटोन तक उन्हें यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी। वो का तो गुस्सा यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। एंड इजी वहाँ पर उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आती है जो कि गलती से उसे गिर जाता है। वो उसे कहते कि देखो जाने दो जेनी को, वो आगे क्या ही करेगी। वो बोलता कि देखो जेनी के बगैर मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती, वही मुझे सुलाती है। केसी बोलते कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लोरी गा देती हूँ या कोई गाना, तो फिर तुम तो यहाँ पर पक्का सो जाओगे। ऐसा कर कर वो बेसुरा गाना गाना शुरू कर देती है। एंड जेनी यहाँ पर आराम से सो रही थी। अब तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती है जहाँ पर किम उठता है और उसे यहाँ पर सेल्फ डाउट होता है कि आखिर वो जेनी से इतना क्लोज है तो भी है कैसे। एंड तब यहाँ पर वो उसे ऑलमोस्ट किस करने के लिए आगे बढ़ जाता, पर तब तक यहाँ पर जेनी की नींद टूट जाती है। वो कहती कि मिस्टर किम ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही दूर हट जाती है। कहता कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर भावनाओं में बह गया था। जेनी कहती कि कोई बात नहीं। एंड इसके बाद में वहाँ से वो चला जाता है। जब वो अपना फोन चेक करती है तब उसके पास यहाँ पर वो के ढेर सारे मिस कॉल्स होते हैं। एंड तब यहाँ पर होस्ट उसे बता रही होती है कि किम का जो परसेंटेज है वो 50 हो चुका है। एंड सुनकर जेनी यहाँ पर नाचना शुरू कर देती है। जहाँ पर वो जब ब्रेकफास्ट लेकर आता है तब वो उसे कहता है कि माफ करना मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो कहते कि नहीं मैं तो बस रोज ऐसी खुश रहती हूँ। फिर दोनों मिलकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। यानी फिर यहाँ पर रात की बात निकालने लग जाती है। एंड कहते कि जब हम घर पर आए थे तब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था और तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा स्मेल करती हूँ। और ये सुनते तो आधा से तो खाना उसके मुंह से निकल जाता है। किम कहता है कि माफ करना लेकिन ये सभी हम बातें बाद में करें तो बेहतर होगा बिकॉज फिलहाल मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। जेनी कहते कि कोई बात नहीं, तुम जब भी यहाँ पर जाओ तुम मुझसे इत्मीनान से बात कर सकते हो, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड किम को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है और जेनी यहाँ पर लड़का है।
फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। उसी सेम रास्ते से वहाँ पर वो और डेजी भी जा रहे थे। जैसे वो वहाँ पर जेनी को देखता है वो उसके पास चला जाता है एंड जाकर यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर रात भर मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी, तुमने तो मुझे यहाँ पर रात को भी डिच कर दिया। जेनी बोलती कि देखो मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला, और सोने की बात को लेकर तो मुझे ना चिल्लाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। किम कहते कि माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। जेनी कहती कि कोई बात नहीं। फिर दूसरा जेनी यहाँ पर उसे कहती कि अच्छा तो तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि मैं मिस्टर किम के साथ थी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कल रात तुम यहाँ पर डेजी के साथ सोए थे या फिर खुद अकेले सो गए थे। एंड ये सुनते यहाँ पर उसकी बोलती बंद हो जाती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उसे सुला ही नहीं पाई थी। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलती कि देखो मुझ पर यहाँ पर कोई भी इल्जाम लगाना बंद कर दो, ऐसे भी मैं तो यहाँ पर बस वो की मदद करना चाहती हूँ। अब देखो जानी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम वो की फिक्र नहीं करती, बट मैं तो यहाँ पर उसकी चिंता करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानी बोलती कि अच्छा तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करते, वो तुम यहाँ पर डेजी के साथ ही रह लो ना, मेरा तुम्हारे साथ रहकर क्या ही मतलब है। वो कहते कि देखो तुम रहोगी तो मेरे साथ ही। एंड तब यहाँ पर रोज जानी को बता रही होती है कि तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज 50 हो चुका है, वो भी वो की तरफ से, और अब यहाँ पर धीरे धीरे वो 60 की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते यहाँ पर जानी तो और खुश हो जाती है। पर दूसरे वो से कहती कि देखो सुबह सुबह मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम झगड़ना चाहते तो आपस में झगड़ो, मेरा फिलहाल यहाँ पर झगड़ने का मूड नहीं है, मेरा दिन अच्छा जा रहा है और प्लीज जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर किम से क्वेश्चन करने के लिए उसकी सिस्टर सिया आ गई थी। सिया तो एक साथ यहाँ पर उसे ढेर सारी क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। किम बोलता है कि देखो आराम से किसी को पूछो, तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। सिया बोलती कि नहीं मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आखिर मेरे भाई की नाइट कैसे गई। तब किम यहाँ पर से बता रहा होता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर प्लेन में सोया था उससे भी ज्यादा यहाँ पर कंफर्टली वो घर पर आकर सोया है। सिया कहते कि देखा मुझे लगा ही था कि सब कुछ यहाँ पर जेनी का ही कमाल है। एंड किम को भी यहाँ पर रियलाइज हो रहा था कि जेनी में कोई तो यूनिक फ्रेग्रेंस है जो कि यहाँ पर उसे कंफर्ट देती है, एंड तब वो कंफर्ट नींद में बदल सा जाता है। एंड यही याद करते हुए जेनी का क्लोजअप फेस याद कर रहा था, जहाँ पर उसका हार्ट बीट तो फास्ट हो जाता है। सिया बोलते कि तुम्हें तो मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्टली तो मैं ही जेनी को तुम्हारी लाइफ में लेकर आई हूँ। अगर वो गधा वो बीच में पड़ता और मैं उसे हटाती नहीं तो फिर थोड़ी ना तुम लोग यहाँ पर होते। किम कहता है कि सब समझ रहा मैं, तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट चाहिए, एंड तब यहाँ पर वो उसे चेक दे देता है ताकि यहाँ पर सिया जो चाहे वो अपनी मर्जी से खरीद सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ओन करता है, जिसमें यहाँ पर सिया और जेनी पढ़ने के लिए जाते हैं। और किम को अब जाकर यहाँ पर याद आता है कि बहुत टाइम हो चुका है उसे यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन किया नहीं, और ये इंस्पेक्शन भी यहाँ पर एक बहाना होता है जेनी को देखने का और उससे मिलने का। एंड यहाँ पर जेनी को सिया बता रही होती है कि उसने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए। सिया कहते कि तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स है, व्हिच मींस हम यहाँ पर सेम क्लास में बैठकर पढ़ सकते हैं और एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प भी कर सकते हैं, जिसे सुनकर यहाँ पर दोनों खुश हो रहे थे। पर तब तक वहाँ पर वो आ जाता है जो कि जबरदस्ती यहाँ पर जेनी को खींचना शुरू कर देता है एंड उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। जेनी कहते कि देखो मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ कि मैं कहीं नहीं चलने वाली। वो कहते कि भूलो मत, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर नींद आती है। जेनी बोलते कि अब तो तुम यहाँ पर इतने बड़े ही हो गए हो, तुम खुद से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, एंड खुद से सोने में डिफिकल्ट वाली बात कौन सी है। तो वो उसे कहते कि देखो जेनी तुम्हें भी पता और मुझे भी कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर सो पाता हूँ। वो कहते कि ठीक है एक काम करो मेरे पास आओ, और उसे पास बुलाकर यहाँ पर वो उसे कान में खुशबुसाने लग जाए कि देखो अब यहाँ पर तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ 8 घंटे तक कैफेटेरिया के डस्टबिन के बाजू में, और 8 घंटे के बाद ही उठना। ऐसा वो कहती है जहाँ पर ऑटोमेटिकली उसे नींद आना भी शुरू हो जाती है। एंड ये चीज सिर्फ यहाँ पर वो के साथ जेनी की वर्कआउट करती है, जहाँ पर जेनी को तो सिर्फ उसका मैजिक स्पेल बोलना होता है। सिया कहती कि अरे ये तुमने उसे क्या कह दिया, ये तो पूरा का पूरा सुस्त नजर आ रहा है। जेनी बोलती कि चलो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सा फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बताती हूँ। डेज़ी यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर वो को उठाने की कोशिश करी थी, उसे तो यहाँ पर घबराहट हो रही थी कि वो जिंदा ना बचे, एंड तो यहाँ पर वो उसकी मम्मा को भी कॉल कर बता दी थी कि वो मुसीबत में। तब तक वहाँ पर किम प्रिंसिपल के साथ आ जाए इंस्पेक्शन के लिए, एंड कहने लग जाते कि ये कैसा व्यवस्था है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। प्रिंसिपल यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने के लिए तुरंत ही भाग जाता है। जेनी किम से पूछते कह रहे तुम हमारे कैफेटेरिया में क्या कर रहे हो, वो भी प्रिंसिपल के साथ में। किम कहते कि लगता तुम्हें पता नहीं है, इस यूनिवर्सिटी को हमारी फैमिली हो करती है, तो बस मैं तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। जेनी बोलती कि वाह ये तो कुछ ज्यादा ही रच निकला। एंड मैं दूसरा आंटी आ जाती जो कि आती है यहाँ पर, उसकी ऐसी हालत देखकर शॉक्ड रह जाती है।
एंड यहाँ पर होती है आंटी जो कि गुस्से में आकर जेनी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर किमान जी का हाथ पकड़ लेता है एंड उन्हें कहते हैं कि देखिए ये स्कूल है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकता, भले वो कुछ प्रोफेसर या शेयर होल्डर्स क्यों ना हो। तो आंटी को यहाँ पर पीछे हटना पड़ता है। डॉक्टर तुरंत ही वहाँ पर आकर वो को चेक करते हैं एंड सभी से कहते हैं कि आप लोग घबराए क्यों है, बेचारा बच्चा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप है, कुछ घंटे बाद वो खुद ब खुद यहाँ पर उठ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसे रेस्ट देना चाहिए। ऐसा बोलकर उसे वहाँ से वो लोग लेकर जाने लग जाते हैं। किम कहते कि देखा इतनी भी कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी जितना सब यहाँ पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे, वो तो गहरी नींद में बस यहाँ पर सो रहा है। जैसे यहाँ पर आंटी वहाँ से चली जाती है वो के पास में, जेनी यहाँ पर किम को थैंक यू बोलते है उसकी मदद करने के लिए, बस साथ साथ वो ये भी बोलते कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुमने मेरी मदद कर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये मैटर यहाँ पर उसके और मेरे परिवार के बीच में, इसलिए यहाँ पर प्लीज नेक्स्ट टाइम से मदद मत करना वरना लोग तुम्हें गलत समझने लग जाएंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर किम को रियलाइज होता है कि जेनी कितनी क्यूट, हम्बल एंड काइंड पर्सन है। वो यहाँ पर अपने से पहले दूसरों का सोचती है और वे दूसरे यहाँ पर बस ऐसे भी कह देता है कि देखो इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हें और मुझे मेक श्योर करना होगा कि हम जेनी की हेल्प करें, उसे सपोर्ट करें, उसे प्रोटेक्ट करें। वजह से यहाँ पर जब वो लोग उस हॉस्पिटल रूम में जाते थे वहाँ पर वो की मम्मा उस पर बहुत चिल्ला रही थी कि ऐसे यहाँ पर जेनी ने तो उनके बच्चे की जान ले ही ली हो, एंड डेज़ी भी यहाँ पर आग में घी लगाने का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जेनी बोलती कि देखिए आप लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है और आप दोनों तो कोई डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर ने खुद कहा कि वो गहरी नींद में, इसमें मेरी क्या गलती है, और ऐसे भी आपका बेटा मम्मा बॉय है, मम्मा के बिना तो शायद से वो ब्रश करना भी नहीं जानता होगा, इतना बड़ा हो गया और इसे खुद के काम खुद से करने नहीं आते, आगे चलकर लगता है कि यहाँ पर से कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ेंगे, इसलिए बेहतर होगा अपने लिए स्लेव ढूंढो ना कि मैं। गुस्से में तो वो की मम्मा से थप्पड़ मारने वाली थी, पर यहाँ पर आंटी जेनी को लेकर बाहर जाती है। बाहर जाकर वो जेनी से कहते कि देखो जेनी, इस तरीके से वो और उसकी मम्मा से पंगा लेना बंद करो, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर चीजें कितनी ज्यादा डिफिकल्ट चल रही है, और ये लो मैं लास्ट टाइम यहाँ पर तुम्हारे लिए टॉनिक बनाना भूल गई थी और तुम्हें देना भी भूल गई थी, इसे तुम अपने पास रखो एंड हाँ मेक श्योर करना कि इसे रोज पीना, ये एक मेडिसिन की तरह। लेकिन मन ही मन यहाँ पर जेनी को समझ आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। आंटी वहाँ से चली जाती है और कहती कि याद रखना एक भी दिन स्किप मत करना। जेनी यहाँ पर उसे अपने ब्लेजर में बांध कर ले चली जाती है किम के पास। वो कहते कि देखो आई नो कि यहाँ पर मैंने तुमसे मदद मांगने से मना किया था, लेकिन बस इस चीज से मेरी हेल्प कर दो, मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर इस टॉनिक के साथ में कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या तुम इसका मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। किम कहता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं, एंड तुम्हें यहाँ पर बिल की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंसिडेंट यहाँ पर स्कूल में हुआ, इसके लिए स्कूल यहाँ पर सारा का सारा रीपेमेंट करेगी। जेनी वहाँ से थैंक यू बोल के चली जाती है। सिया कहते कि इसमें जेनी ने क्या दिया, किम कहते कि बाद में सब कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर रात हो जाती है, 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, वो उठ जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर वो को भड़काना शुरू कर देते। वो को यहाँ पर पता होता है कि जेनी के बिना यहाँ पर वो सो नहीं पाता है और इस बात को लेकर यहाँ पर वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। तब तक वहाँ पर जेनी आ जाती है, जब उसे कहता है कि देखो जेनी, मैं तुम्हारे सारी प्रीवियस गलतियों को बुलाने के लिए रहती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ वापस से रहना पड़ेगा। जेनी बोलती कि एक्सक्यूज मी, नींद तक ठीक था, रहना पड़ेगा क्या होता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, अब और कुछ बोलना नहीं है तो मैं तो यहाँ से चली। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर आंटी वो की मम्मा से कह रही थी कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस लड़के को यहाँ पर मेडिसिन दे दिए एंड मेडिसिन बहुत जल्दी काम करना शुरू भी कर लेंगे। के बाद में यहाँ पर जेनी, सिया और किम वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सिया जेनी को समझा रही होती है कि वो और उसकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक है एंड साथ साथ वो डिजी भी। जेनी बोलती कि क्या कर सकते हैं, हम तो भगवान नहीं ना जो कि उन्हें चेंज कर सकते और जो जैसे उन्हें वैसे रहने दो। वो लोग जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सारे का सारा शैम्पूस और कंडीशनर मंगवा लेता है, वो जो कि यहाँ पर जेनी यूज करती है ताकि पता करने के लिए कि जेनी के अंदर से वो फ्रेगनेंस आती कहाँ से। इनफैक्ट जब जेनी ने यहाँ पर लास्ट टाइम कपड़ा चेंज किया था, वो कपड़े तक वहाँ पर आ जाते हैं और सिसन जब यहाँ पर किम को उसे स्निफ करता दिखता है तो उसे वियर्ड लगने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर किम तुरंत सिसन को बाहर भेज देता है एंड ये सोचा था कि आखिर वो फ्रेगनेंस आ कहाँ से रही है। जहाँ पर रात को वो सोता भी कैसे, वही ब्लेजर को लेकर, जिस ब्लेजर के यहाँ पर अंदर जेनी ने अपना वो मेडिसिन बांध कर उसे दिया हुआ था और उसे एक्चुअल में उस ब्लेजर के साथ में अच्छी नींद आती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी यहाँ पर उसे जेनी के साथ में आ रही थी। के बाद में हम यहाँ पर कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बच्चे अपना ब्रेक टाइम दे रहे थे बिकॉज प्रोफेसर भी जब ब्रेक पे गई थी एंड तब तक वहाँ पर दूसरे क्लास से टीसी आ जाती है, जो कि सभी को यहाँ पर बताने लग जाती है कि इस क्लास से भी यहाँ पर किसी को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा बैलेट कंपटीशन में और इस क्लास को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और डेजी को भी पता होता है, जेनी को भी पता होता है कि डेजी क्या करने वाली है,
जेनी को पता था कि वो जानबूझकर उसे टारगेट करेगी एंड ये भी यहाँ पे जेनी के सभी के सामने बेइज्जती करवाना चाहती है। वो जेनी के पास जाते हैं, बड़े प्यार से उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर इस क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहोगी, तुम्हारी बहुत तारीफ होगी। जेनी बोलती है कि तुम्हें मेरा साइज दिखाई दे रहा है या फिर तुम अंधी हो या फिर तुम्हें चश्मा लगा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरा वेट कितना है, तुम क्या सभी के सामने मेरा मजाक बनाना चाहती हो। अभी लोग यहाँ पर इस बात पर जोर जोर से हंसने लग जाते। डेज़ी बोलती कि अरे मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी, देखो मैं तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी तो फिर तुम यहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट करोगी, जिस वजह से यहाँ पर सभी का अटेंशन तुम पर होगा, तुम्हें यहाँ पर लोग जानेंगे पहचानेंगे और क्लास को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। तो सभी लोग यहाँ पर जेनी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। जेनी समझ जाती कि उसे यहाँ पर हाँ कहना पड़ेगा और दलदल में घुसना पड़ेगा। वो उसे बोलती कि ठीक है, जैसे तुम इंस्ट्रक्ट करोगी वैसे मैं करने के लिए रेडी हूँ। डेज़ी बोलती कि ये हुई ना बात, अब मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। मनी मन जेनी बोलती कि हाँ खुशी तो होगी मेरी बेइज्जती करवा कर। हमें बातें यहाँ पे पता चलता है कि जो यहाँ पर टॉनिक मेडिसिन आंटी ने जेनी को दिया है वो इसलिए है ताकि यहाँ पे जेनी कभी भी अपना वेट लॉस ना कर सके। और ये मेडिसिन वो पहली बार नहीं खा रही है, वो बहुत पहले से खाती आ रही है, यानी कि नॉर्मल वाली जेनी। लेकिन ये बाहर की दुनिया वाली जेनी को ऑलरेडी इस मॉम के ऊपर शक था कि जरूर इसमें कुछ तो बात है जो कि ये इतना प्यार दिखा रही है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि जेनी को यहाँ पर इंतजार कर रहा था, बिकॉज जेनी को यहाँ पर किम ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेकर डिनर के लिए जाएगा। जेनी वहाँ पर आकर उसे कहती है कि सचमुच मुझे तो पता ही नहीं कि तुम यहाँ पर फ्री भी रहोगे डिनर के लिए। किम कहता है कि तुमसे प्रॉमिस किया तो उसे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। एंड वो लोग यहाँ पर डिनर के लिए चले जाते, जो डिनर यहाँ पर नॉर्मल डिनर नहीं, वो जेनी को डिनर डेट लगने लग जाती है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे वो लोग जगह पर पहुँचते, किम यहाँ पर जेनी को मेन्यू कार्ड देने लग जाता है। जेनी कहती है कि माफ करना मुझे यहाँ पर फ्रेंच पढ़ने नहीं आता, और किम को यहाँ पर गिल्टी फील होता है क्योंकि उसे ये सब कुछ यहाँ पर पहले से ही सोच कर रखना चाहिए था। उसे बुरा इस बात का लगता है कि न जाने यहाँ पर जेनी कितना ऑकवर्ड फील कर रही होगी इस रीजन की वजह से। तो वो स्टाफ को यहाँ पर उसकी रेगुलर चीजें लाने के लिए बोल देता है। एंड मैं दूसरे वो जेनी से कहते कि माफ करना एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सिया के अलावा किसी और को कभी रेस्टोरेंट लेकर गया नहीं हूँ, मुझे पहले से यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए था। जेनी बोलती कि क्या तुमने अब तक यहाँ पर डेट नहीं किया है? एक सेकेंड, यानी कि यहाँ पर शुरुआत से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है, तुम पक्का यहाँ पर स्ट्रेट हो ना या फिर तुम्हें लड़के पसंद है? किम कहते कि हाँ मैं स्ट्रेट हूँ, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जेनी कहती कि नहीं मुझे बस यहाँ पर डाउट किया, लेकिन मैं कल रात के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैंने तुम यहाँ पर शैम्पू कंडीशनर दिए थे, क्या उसकी स्मेल से यहाँ पर तुम्हें नींद आई? किम यहाँ पर मना करने लग जाता है एंड वो ये चाहता था कि जेनी यहाँ पर उसके साथ रहे। जेनी तो यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती, जहाँ पर होस्ट फिर जेनी को बता रही होती है कि अब यहाँ पर मीटर यानी कि वो परसेंटेज 90 तक पहुँच चुका है। ये सुनकर तो जेनी बहुत खुश होती है बिकॉज अब सिर्फ 10% बचे थे, जिसके बाद में वो अपने वेट को आराम से लूज कर सकती है। लेकिन तब तक वहाँ पर स्टाफ आ जाती एंड वो लोग डिनर कंप्लीट कर जाने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर जाते जाते वो जेनी को उसका ब्लेजर वापस ले जा देता है एंड जेनी यहाँ पर उसे अपना जैकेट दे देती है। किम कहते कि इसे धोना है, जेनी बोलते कि नहीं इसे धोना नहीं है, तुम इसे अपने पास रखकर सुना। एंड जेनी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि क्या आखिर यहाँ पर इस जैकेट से उसे नींद आती है या फिर नहीं आती है। फिर दूसरे वहाँ से वो चली जाती है, किम को यहाँ पर सिया का कॉल आ जाता है तो वो उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। जेनी बेचारी खुशी खुशी जा रही होती कि तब तक वहाँ पर उसके सामने डेज़ी अपनी गैंग के साथ में आ जाती है। जेनी बोलती कि देखो अगर तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आई हो तो मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, मेरा पूरा दिन यहाँ पर बहुत अच्छे से गया और अब तुमसे झगड़ कर मैं अपनी रात यहाँ पर खराब नहीं करना चाहती। डेज़ी बोलती कि अरे तुम हमेशा ऐसे क्यों सोचती हो कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊंगी तुमसे झगड़ने के लिए आऊंगी, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा बैलेट का कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ। एंड एक सेकंड, तुम्हें तो पता है ना कि बैलेट की कॉस्ट्यूम यहाँ पर कितने ज्यादा फिट एंड टाइट होते हैं। आई मीन अगर फिट ना है तो मुझे बता देना, मैं डबल एक्सेल साइज मंगवा दूंगी, कोई ना कोई तो तुम्हें यहाँ पर जरूर फिट हो जाएगा। ऐसे उसके मोटापा का मजाक उड़ाकर वहाँ से वो जाने लग जाती है। जेनी कहती कि बस एक बार मैं कंपटीशन के पहले 100 क्लास कर लूँ, फिर मैं इसे अपना बॉडी फिगर दिखाऊंगी। फिर हम यहाँ पर देखते किम को, जहाँ पर सिया ने उसे लैब में बुलाया होता है। असल में यहाँ पर वो लोग उस मेडिसिन की छानबीन कर रहे थे जिसके बारे में यहाँ पर जेनी ने पता करने के लिए कहा था, और तब यहाँ पर साइंटिस्ट उसे बता रहे होते कि इसके अंदर यहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स पाए गए हैं एंड ये केमिकल्स यहाँ पर एक मॉडरेट अमाउंट में उस पर्सन को दिया जाता है जो कि वेट गेन करना चाहता है और वो अंडरवेट हो,
लेकिन अगर इसका अमाउंट मॉडरेट से एक्सेस हो गया तो फिर इस वजह से यहाँ पर सामने वाला पर्सन मोटा ही रहेगा, वो कभी यहाँ पर पतला नहीं हो पाएगा। जितना ज्यादा वो इसे खाएगा उतना ज्यादा उसकी बॉडी यहाँ पर हार्म करती रह जाएगी। और ये जानकर तो यहाँ पर किम को गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तुरंत यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करके वो मेडिसिन को देने से मना कर देता है। इधर से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स वो के साथ में ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं और में से सभी लोगों को पता था कि जेनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है और सभी के सभी यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे थे, उसे मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि उसे डिग्रेड करने के लिए, उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। सभी लोगों को यहाँ पर ये समझा रहे थे कि तुम्हें तब यहाँ पर इस लड़की को छोड़ ही देना चाहिए। उस लड़की में से कौन सी खास बात है, तुम अपने आप को देखो, तुम तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल को डिजर्व करते हो। अपनी तारीफ सुनकर तो यहाँ पर उसे मजा ही आ जाता है। वो कहते कि मैं तुम सबको कैसे बताऊं, मैं दिल का बहुत साफ हूँ, मैं किसी की सूरत पर बिल्कुल नहीं जाता। मुझे लोगों के दिल बहुत अच्छे लगते हैं जो हम्बल एंड काइंड हो। ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर यहाँ पर लोगों को अपनी जान में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गर्ल की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते ही सब यहाँ पर अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं, यानी कि बाल बनाने लगते हैं, टाई सेट करने लगते हैं, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इस ब्यूटीफुल लेडी के सामने खराब ना हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर वो पाक कर आगे आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है कि हेलो, मेरा नाम यहाँ पर वू है, मैं लियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नाम तो सुना ही होगा। जेनी यहाँ पर से लात मारती है, कहती है घरे हो क्या, मुझे पहचानते नहीं हो। एंड उसके मारने के तरीके से यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि तुम और जेनी हो। जेनी बोलती कि बंदरों जैसी शक्ल की बना रहे हो और इनकी शक्ल यहाँ पर तुम्हारी खराब दिखती है। और ऐसे भी 1-2 वीक पहले मैंने कहा ही था कि मैं अपना वेट लॉस करूंगी, तो मैंने कर दिया। इसमें इतना शॉकिंग वाली बात कौन सी है। इनको तो यहाँ पर नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एंड तब तक उस कंपटीशन की शुरुआत हो रही थी। दूर से यहाँ पर जैसी डेज़ी जेनी को देखती वो यहाँ पर हैरान हो जाती है। उसे सबसे पहले तो बिलीव हो ही नहीं रहा था कि वो जेनी है। एंड तब तक यहाँ पर सभी लोग उस बैलेट की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में खड़ी होती है एंड डेज़ी यहाँ पर साइड में, जहाँ पे जेनी को देखकर तो वो बहुत नर्वस हो जाती है। सभी लोगों का अटेंशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेनी पर होता है और उसके प्रिटी डांस और प्रिटी फेस पर। किसी ने यहाँ पर इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं था और जब उन सभी को पता चलता है कि वो जेनी है तब सभी यहाँ पर हैरान होते हैं। किम एंड सिया इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर दूसरे होता है फू जो कि टेबल के पीछे बैठकर यहाँ पर गुस्से में उस परफॉर्मेंस को देख रहा था। परफॉर्मेंस खत्म होने का सभी लोग यहाँ पर जेनी की तारीफ करते हैं एंड यहाँ पर डेज़ी को समझ ही नहीं आया था कि अचानक से ऐसे कैसे इसका वेट लॉस हो चुका है। जैसे वहाँ से जेनी जाने लग जाती है, डेज़ी गुस्से में यहाँ पर उसके पास आ जाती है एंड उस पर यहाँ पर ब्लेम लगा रही थी कि जेनी ने यहाँ पर अपनी सर्जरी करवाकर अपना फैट्स बाहर निकाला है, इस वजह से इतना जल्दी यहाँ पर इसका वेट लॉस हो पा रहा है। जेनी कहती कि मैडम वो करने के बाद भी यहाँ पर डिस्चार्ज पीरियड 1 महीने का होता है। अगर ऐसी बात होती तो अब तक मैं हॉस्पिटल में होती। और ऐसे भी ये 1-2 वीक मैंने यहाँ पर पूरी मेहनत कर 6 से 7 घंटे वर्कआउट किया एंड साथ साथ डाइट को फॉलो किया। अब तुम्हें नहीं करना तो बात अलग है, बट मैं बहुत डिसिप्लिन वाली लड़की हूँ। गुस्से में आकर डेज़ी यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर डेज़ी का भाई हार आ जाता है, जो कि जेनी को देखकर ये सोच रहा था कि न जाने क्यों यहाँ पर जेनी उसे तीखी तीखी से नजर आ रही है। वो यहाँ पर डेज़ी को रोकता है, उसे समझाता है कि तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली में ऐसा नहीं चलता। जियांग फैमिली की बेटी और बेटे कभी किसी गलत इंसानों पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डेज़ी कहती कि लेकिन ये लड़की मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। हाँ यहाँ पर कहते कि नहीं, गलती तुम्हारी है, गुस्सा तुम्हें आ रहा है, उसने कुछ किया भी नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो जेनी से डेज़ी की तरफ से भी माफी मांगता है। जेनी उसे माफ कर देती है एंड यहाँ पर हाँ फिर बताता है कि मैं डेज़ी का भाई हूँ, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तो क्या हम फिलहाल यहाँ पर फ्रेंड्स बन सकते हैं। जेनी तो यहाँ पर उससे ना बोलने वाली थी बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो डेज़ी की शक्ल देखती है वो समझ जाती है कि डेज़ी को गुस्सा आ रहा है, उसे जेलस फील हो रहा है कि उसका खुद का भाई यहाँ पर उसके दुश्मन के साथ में हाथ मिला रहा है। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर वो ना हाँ में बदल जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ बोल देती है। अब दूर से किम इन दोनों को देख के ये सोच रहा था कि आखिर जेनी के बीच और इस इंसान के बीच का रिश्ता क्या है। सिया वहाँ पर तुरंत जेनी के पास जाकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है एंड बता रही होती कि किस तरीके से पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जेनी की चर्चा हो रही है। जेनी भी यहाँ पर अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही होती है एंड इसी बात को लेकर यहाँ पर डेज़ी को तो बहुत गुस्सा आया था। वो अपने भाई को यहाँ पर कंप्लेन करने लगती है, बट हाँ यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए बोलता है बिकॉज जेनी ब्यूटीफुल दिख रही है, उसमें उसकी क्या गलती है और इसमें यहाँ पर डेज़ी को चिढ़ने की भी क्या वजह है। तब तक वहाँ पर वो जबरदस्ती आकर जेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि अगर वो उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता
अगर वुमेन ने एक बार नो बोल दिया तो वो नो होता है। तुम उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ऐसे भी जेनी यहाँ पर हमारे साथ जा रही है। तभी यहाँ पर उसे कहते हैं कि देखो किम, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम कितने बड़े और कितने रिच इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे और जेनी के बीच में आओगे। मैं जेनी को यहाँ पर बहुत समय से जानता आ रहा हूँ एंड मेरा यहाँ पर जेनी पर पूरा हक है। जेनी बोलती कि चुप करो, मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हूँ जहाँ पर तुम अपना हक मेरे पर जता रहे हो। किम यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मिस्टर, अब यहाँ पर तुम्हारी मम्मी की पोल खुल चुकी है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे लैबोरेटरीज के रिपोर्ट सिखाने लग जाता है। जिन रिपोर्ट्स को यहाँ पर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, तब किम उसे बताती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता। तुम्हारी मॉम यहाँ पर शुरुआत से जेनी को एक ऐसे मेडिसिन और ऐसा टॉनिक देती आ रही थी जिस वजह से यहाँ पर जेनी का वेट गेन हो रहा था। वो अपना वेट लॉस नहीं कर पाई थी और अगर अभी भी उस बेचारी ने उस मेडिसिन को कंटिन्यू किया होता तो उसका मेंटल इलनेस बढ़ जाता। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि मुझसे आगे बता रहा होता है कि सभी प्रूफ्स उसने यहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिए और आंटी यहाँ पर गिरफ्तार होने की तादाद पर है। तब यहाँ पर होश आ जाती है और जेनी को बता रही होती है कि अब जो यहाँ पर वो का पैरामीटर है वो 85% हो गया और जेनी के पास 3 घंटे बचे हैं उसे यहाँ पर 100 करने के लिए। तब यहाँ पर वो हर एक सभी पल याद आ रहे थे जहाँ पर इतना सब कुछ होने पर भी जेनी ने उसका साइड दिया, उसे सेव किया और उसकी मम्मा उसके साथ इतना बुरा कर रही थी। वो जेन्युइनली यहाँ पर दिल से जेनी को सॉरी बोलने लग जाता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो अब मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है, कितने सालों से यहाँ पर मेरी मॉम तुम्हारे साथ कितना बुरी चीजें करती आ रही थी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम पर बहुत चिल्लाया, बहुत चीजें की है, बट एज अ मॉम मैंने उन चीजों को लेट को कर दिया। मुझे अगर इन चीजों के बारे में पहले पता होता चली तो मैं कभी यहाँ पर तुम्हारा अगेंस्ट नहीं जाता, मैं कभी तुम पर नहीं चिल्लाता। एंड आज मैं यहाँ पर फाइनली अनाउंस कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर तुम मेरी एज अ मेट नहीं रह सकती। तुम डिजर्व करते कोई अच्छा पर्सन, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा करियर। एंड अब तुम हमारी फैमिली को कोई चीजें ओन नहीं करती, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी खुद की जिंदगी अपनी फ्रीडम एंड लिबर्टी के साथ जी सकती हो। मैं तुम्हें सॉरी के साथ साथ यहाँ पर थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर तो वो कंप्लीट बो डाउन करता है रिस्पेक्टफुली एंड फिर वहाँ से चला जाता है। जेनी को यहाँ पर खुशी मिलती है बिकॉज उसे जो सॉरी एंड थैंक यू एक्सप्लेनेशन दिया वो कितना ज्यादा जेन्युइन था। पर दूसरे यहाँ पर किम होता है जो कि जेनी को अपने साथ घर चलने के लिए बोल रहा था। होस्ट आकर यहाँ पर जेनी को बता रही होती कि वो का पैरामीटर 100% बढ़ चुका है, तुम्हारा एक मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब जेनी यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लग जाती है बिकॉज अब यहाँ पर सिर्फ 10% का पैरामीटर बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर किम के लिए। एंड अगर उसने 10% कंप्लीट कर दिया विच मीन्स यहाँ पर वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर जेनी अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो किम के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है, बहुत यूज्ड हो चुकी है और उसे छोड़कर जा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर हान जो है डेज़ी को वार्निंग देता है और उसे समझाता है कि आइंदा से मुझे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से तुम्हारी एक भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए जाती हो, ना कि किसी के साथ ब्यूटी कंपटीशन में जाती हो उनके साथ कम्पीट करने के लिए। जेनी वहाँ पर किम और सिया के साथ जा रही थी कि तब तक वहाँ पर हान आ जाता है एंड आकर यहाँ पर वो उसका फ्यूचर का नंबर मांगता है। जेनी खुशी खुशी देता देती है लेकिन यहाँ पर किम के फेस की जेलसी साफ साफ नजर आ रही होती है। वही दूसरा भाभी यहाँ पर वो लोग वही बातें कर रहे थे कि जेनी आखिर कहाँ पर रुकेगी। सिया कहते कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, जेनी तो यहाँ पर हमारे साथ ही रुकने वाली है। शुरुआत में यहाँ पर जेनी डिनाई कर रही होती है एंड कहते कि तुम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मुझे जाने के लिए कर दिया, मेरी इतनी हेल्प की एंड आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे और हेल्प लेनी चाहिए। सिया बोलती कह रही मैं तो तुम्हें ऑलमोस्ट अपनी सिस्टर बना ही चुकी हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। जेनी को वो लोग यहाँ पर कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेते हैं एंड लेकर यहाँ पर अपने घर पर चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो रात के समय जागते हुए जेनी की जैकेट को देखकर वो सभी अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद कर रहा होता है और यहाँ पर जेनी को होस्ट बता रही होती है कि तुम्हारा परसेंटेज 90 से 35 हो चुका है और ऐसे चलता रहा तो 5% तक भी पहुँच सकता है। जेनी बोलती कि एक सेकेंड, ये कब तुमने मुझे तो बताया ही नहीं कि परसेंटेज डाउन भी हो सकता है और वो इतनी रात को जाकर कर क्या रहा है। ऐसा सोचकर वो उसे कमरे की ओर पढ़ने लग जाती है कि तब तक यहाँ पर उसे नीचे सिया मिल जाती है। सिया आते ही यहाँ पर जेनी के हाथों में वार्म मिल्क रख लेती है एंड बोलती कि देखो मेरे भाई को आदत है, प्लीज जाकर तुम यहाँ पर उसे बेडरूम में दे दो। जेनी बोलती कह रही मैं क्यों जाऊँ, तुम भी तो जा सकती हो। सिया बोलती कि अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ में गेम खेलने जाना है और वैसा झूठ बोल देती है और वहाँ से भाग जाती है ताकि यहाँ पर वो जेनी को और अपने भाई को मौका दे सके प्राइवेसी का। यहाँ पर होस्ट से बता रही होती है कि पैरामीटर 35 से 40 तक पहुँच चुका है। जेनी बोलती कि वाह ऐसे कैसे, और जब वो कमरे में देखती है तब उसके जैकेट के साथ सो रहा था, इस वजह से वो 35 से 40 हो चुका था।
फिर दूसरे यहाँ पर जेनी उसे वार्निंग देने के लिए आती है, जहाँ पे बेचारा घबराना शुरू कर देता है एंड सॉरी बोलने लग जाता है। जेनी कहती कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें कोई क्रीपी वाली बात नहीं है। किम यहाँ पर उसे रोकता है और वो सामने से यहाँ पर उसे ऑफर करता है एक साथ यहाँ पर सेम बेड शेयर करने का, बट वो प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर वो फिजिकली से आगे नहीं बढ़ाएगा। अब होस्ट उसे बता रही होती कि यही अच्छा मौका है पैरामीटर 100 तक जाने का, लेकिन यहाँ पर जेनी पैरामीटर को 100 नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो इस नॉवल की दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहती है। सिंपली वो किम से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो ना बोलकर तो वहाँ से भाग चली जाती है अपने बेडरूम में और सोकर सीधा मॉर्निंग में उठती है। किम ने यहाँ पर उसके लिए स्टिकी नोट भेजा हुआ था, जिसे पढ़कर तो यहाँ पर वो शर्माने लग जाती है। एंड फिर क्या, जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जेनी और सिया दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट यहाँ पर किम ने स्पेशली अपने हाथों से प्रिपेयर किया था। फिर साथ में दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं एंड जब जेनी और सिया जा रहे थे तो उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती जो कि बहुत घबराई हुई थी। जैसे यहाँ पर वो जेनी को देखती है वो रोना धोना शुरू कर देती है एंड जेनी से यहाँ पर सभी चीजों की माफी मांग रही थी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें यहाँ पर दूसरों के कहने पर जेनी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पर जेनी गुस्से में थी, सभी लोग वहाँ पर आकर उस चीज की रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। अब जेनी अपनी मम्मा को माफ करे तो किस मुंह से करे, बिकॉज उन्होंने जो जेनी के साथ किया वो साफ साफ दिखाते कि जेनी तो उनकी यहाँ पर खुद की डॉटर है ही नहीं। पर दूसरे वहाँ से वो चली जाती जहाँ पर आंटी खुशी खुशी टेक्स्ट कर देती है किसी को, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत हैप्पी थी और इसे समझ आता है कि जानबूझकर उन्होंने यहाँ पर सारा ड्रामा किया था पब्लिकली सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और बस इतना ही नहीं, वो उन वीडियोस को यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट भी करवा देती है सिंपैथी गेन करने के लिए। जैसे यहाँ पर जेनी सब कुछ देखते वो घबराना शुरू कर देती है बिकॉज यहाँ पर लोगों को बातों का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता और लोग सिर्फ वीडियो क्लिप को देखकर यहाँ पर जेनी को जज करने लग जाएंगे एंड ये बोलने लग जाएंगे कि आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, माँ बाप को यहाँ पर बिट्रे कर देते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ पर डेजी होती है जो कि जानबूझकर यहाँ पर जेनी की और भी बुराई करती है और डेजी की जो होती है वो दोस्ती का साथ लेती है एंड यहाँ पर जेनी की बुराई करना शुरू कर देती है। जेनी सबसे कहती है कि देखो तुम सब मेरे अगेंस्ट सिर्फ एक वीडियो क्लिप की वजह से कुछ नहीं बोल सकते, तुम सभी में से किसी को यहाँ पर बैक स्टोरी पता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा बिकॉज जो कोई भी अपना मुंह खोलेगा मैं फॉर श्योर यहाँ पर उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगी रूमर्स फैलाने के लिए। बाद में यहाँ पर सिया और जेनी यही सोच रहे थे कि आखिर वो लोग इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर तब तक वहाँ पर हान आ जाता है जो कि जेनी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, बट के माँ कर हान से कहते की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर जेनी के लिए इनफ हूँ। हान तब यहाँ पर जेनी को अपने साइड का इंसोम्निया के बारे में बताने लग जाता है बिकॉज उससे भी यहाँ पर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है पास के ट्रॉमास की वजह से एंड इस चीज में यहाँ पर वो जेनी की मदद चाहता है, बट वो इसके बदले यहाँ पर जेनी की खुद मदद करने के लिए भी रेडी है। किम कहते कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर इंसोम्निया है तो मैं किसी स्लीप एक्सपर्ट से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, बट जेनी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करेगी। जेनी किम को यहाँ पर शांत करवाते कहती कि मुझे मेरा डिसीजन खुद लेने दो एंड यहाँ पर वो हान को हाँ बोल देती है उसकी मदद करने के लिए। जहाँ पर ये बात किम को अच्छी नहीं लगती, वो जेनी को यहाँ पर समझा रहा था कि देखो तुम यहाँ पर दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस मत क्या करो, हर किसी को प्लीज करना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपने बारे में सोचो। जेनी बोलती कोई बात नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पर अपनी मर्जी से करी, तुम यहाँ पर टेंशन मत लो। इधर से यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि हान को आकर जेनी की सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था एंड जेनी की कोई ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। हान तुरंत यहाँ पर जेनी को मिलने के लिए बुला लेता है एंड यहाँ पर उसे डाउट था कि जेनी वही पर्सन है जिससे वो इतने सालों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जेनी जब वहाँ पर जा रही होती तब यहाँ पर होस्ट उसे बताती कि तुम्हारा प्रोग्रेसिव मीटर हान के लिए रेडी हो चुका है, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम जैसा वर्क करना चाहो कर सकती हो, ड्रिल तो तुम्हें यहाँ पर पता होगी। जिसके बाद में वहाँ पर वो जाकर हान के साथ बात करने लग जाती है। जेनी कहते कि देखो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। किम कहता कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ। I mean, अगर मदद नहीं कर पाओगे तो ना चिल्लाऊंगा ना गुस्सा करूंगा, हम तो बस यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर है। जब जेनी से बात करना शुरू करती तब किम का पैरामीटर ऑलरेडी 35% हो जाता है और ये जानकर तो जेनी खुश हो जाती है कि बात करने से इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे तो फिर यहाँ पर सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह दूसरे यहाँ पर किम को पता चलता है कि जेनी को एक स्पेसिफिक फ्लावर से एलर्जी है और ये वही फ्लावर्स होता है जिससे यहाँ पर हान की मम्मा को भी एलर्जीज होती है। अब यहाँ पर वो जेनी से उसकी एलर्जीज के बारे में पूछने लग जाता है। जेनी उसे बताती कि मुझे मैंगो से एलर्जी है एंड ये बात जानकर हान यहाँ पर हैरान हो जाता है बिकॉज उसकी मॉम को भी यहाँ पर मैंगो से एलर्जी है एंड जब भी यहाँ पर वो जेनी को देखता है तो उसे अपनी मॉम का यंगर सेल्फ याद आ जाता है
उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम की एक फुट है। जब यहाँ पर बहुत यंग थी और वो थोड़ी बहुत यहाँ पर जेनी से मिलती जुलती है और उसे ये सब कुछ यहाँ पर कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एक साथ इतना कोइंसिडेंस हो भी कैसे सकता है। बातें करने के बाद वहाँ से वो लोग फिर जाने लग जाते जहाँ पर किम जेनी को पिक करने के लिए आता है एंड हान और किम के बीच साफ साफ जेलसी नजर आ रही थी कि जैसे यहाँ पे वो लोग जेनी के लिए फाइट करने वाले हैं। अब यहाँ पर होस्ट ये बात जेनी को बता रही होती है। जेनी ये सोच रही थी कि जेलसी के पैरामीटर को वो थोड़ी ना कंट्रोल कर सकती है और इन दोनों के बीच क्या ही कर सकती है। जेनी यहाँ पर हान को गुड बाय भूतन के मुंह से लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। इधर से यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट बीच रास्ते में यहाँ पर गाड़ी रुका देता है एंड जेनी को एक्सप्रेस करा था कि उसे यहाँ पर कितना ज्यादा जेलस फील हो रहा है। जेनी से कहते कि आई नो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पर मुझे भरोसा रखो। अब कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि वो इस चीज को कॉम्प्लीमेंट ले या फिर यहाँ पर टॉपिक समझ कर लेट को कर दे। एंड तब हम यहाँ पर देखते डेजी को और जेनी की मम्मा को, जहाँ पर डेजी अपनी मम्मा से कह रही होती है यानी कि हाँ ये जो आंटी है वो जेनी की रियल मॉम नहीं बल्कि अडॉप्टिव मॉम है और ये बात जेनी को यहाँ पर अब तक पता नहीं है। ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेजी और उसकी मॉम के बीच में, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रही थी कि अगर हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं तो हमारी पोल एक दिन सभी के सामने खुल जाएगी। आंटी कहते कि फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें उस परिवार में लाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी जो कि तुम जी रही हो और इस लड़की को मैं उस लाइफ को यहाँ पर तुमसे छीनने नहीं देने वाली हूँ। जानबूझकर यहाँ पर आंटी जेनी के अगेंस्ट अलग अलग वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देती, वो भी बहुत ही वल्गर तरीके से। जेनी ये सब कुछ देखकर यहाँ पर हैरान हो जाती बिकॉज उसका खुद का मोबाइल नंबर उन चीज़ों से लिंक जो होता है। एंड ये बात जैसे ही यहाँ पर किम को पता चलती वो उसे कहते कि तुम टेंशन मत करो, हमारे पास यहाँ पर IT एक्सपर्ट्स है जो कि IP एड्रेस को यहाँ पर ट्रैक कर लिंक को रिकॉग्नाइज कर पता लगा सकते कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर सभी चीज़ों का पता लगाया जाना शुरू हो जाता है एंड तब यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट्स मिलती है और उन्हें पता चलता है कि जेनी तो यहाँ पर उनकी बायोलॉजिकल बेटी है नहीं और यहाँ पर हॉस्पिटल में बर्थ के वक्त बच्चों को स्विच कर लिया गया था। अब इस बात का पता लगाने का बस एक ही तरीका था जो कि यहाँ पर DNA टेस्ट करवाना होता है। वो लोग यहाँ पर हान के पास चले जाते ना तो DNA टेस्ट करवाते और तब उन्हें पता चलता है कि हान और जेनी असल में यहाँ पर भाई बहन है। अनाज ने यहाँ पर डेजी और जेनी की लाइफ को स्वैप कर दिया ताकि उनकी बेटी डेजी यहाँ पर ऐश और आराम की जिंदगी जी सके और वो यहाँ पर जेनी को एक अजीब सी लाइफ दे सके जो कि यहाँ पर वो अपनी बेटी को कभी नहीं देना चाहती है। उसके बाद में यहाँ पर वो दोनों रोने लग जाते जहाँ पर किम उन्हें देखकर बोलता कि रोने का समय नहीं है, अब यहाँ पर काम करने का समय है। अगर हमसे आगे डेजी की मम्मा निकल गई तो मुसीबत आ सकती है, इसलिए बेहतर लोगों को सच्चाई को बाहर निकाल दिया जाए। हान कहते कि नहीं इतना जल्दी नहीं, मैं जानना चाहती कि आखिर उसकी मॉम के साथ कौन कौन इन सभी चीजों में इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पर घर पहुंचते उसे पता चल जाता कि डेजी ऑलरेडी इंक्लूडेड है बिकॉज डेजी यहाँ पर बहुत हाइपर हो चुकी थी, वो टेंशन में आ चुकी थी एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से यानी कि बायोलॉजिकल मॉम से रिक्वेस्ट कर रही होती कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर उसका DNA टेस्ट करवा कर रख लेना चाहिए और वो टेस्ट यहाँ पर वो अपने अंदर करवाएगी ताकि यहाँ पर रिपोर्ट्स की अदला बदली कर सके। अंकल आंटी से समझा रहे होते कि रिपोर्ट्स लेने की क्या जरूरत है, तुम हमारी ही बेटी हो, लेकिन यहाँ पर वो मनी मन घबरा रही होती है एंड घुमा फिरा कर बातें बता रही होती है। एंड तब यहाँ पर वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं डेजी, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट निकलवा कर रख दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा के हेयर सैंपल्स को ले लेती है ताकि यहाँ पर वो अपनी मॉम के हेयर सैंपल्स को उसकी अडॉप्टिव मॉम के हेयर सैंपल से यहाँ पर अलग अलग कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग टेस्ट करवाने लग जाते हैं और उन्हें पता होता है कि सैंपल्स की यहाँ पर अदला बदली कर दी गई है, पर वो लोग डीसी को यहाँ पर कान खबर नहीं होने देते। डीसी तो यहाँ पर खुश हो जाती कि रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव आए और एक बार फिर से रिजल्ट निकालने के लिए कौन ही बोलेगा इन्हें। अब अंकल आंटी भी यहाँ पर डेजी से कहते कि देखा हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर तुम हमारी बेटी हो और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे बात में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो तो अपनी रियल मम्मा को भी वहाँ पर लेकर आ जाती है एक्ट करने के लिए एंड आंटी यहाँ पर कंटिन्यूसली जेनी की बुराई की जा रही थी। इससे यहाँ पर एक टाइम के लिए तो जेनी के रियल मॉम डैड को डांटने लग जाता है कि आखिर ये कैसी माँ है जो कि अपनी बेटी की यहाँ पर बुराई की जा रही है। अब जब वो लोग यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे जियांग फैमिली की न्यू हायर को, लेकिन तब तक यहाँ पर हान उन्हें रोक देता है। उन्हें यहाँ पर वो शुरुआत के सारे रिपोर्ट दिखाने लग जाता है जिससे यहाँ पर तो डेजी अपने हाथों से फाड़ने वाली थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर रिपोर्ट देकर शॉक हो जाते हैं। जेनी, सिया और किम सभी के सभी वहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पर उनका फैमिली रीयूनियन हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आंटी को अब जेल में डाल दिया जाता है बिकॉज आंटी ने जो काम किया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ा अपराध है।
जिसके बाद में यहाँ पर हान का पैरामीटर 100% हो जाता है। और अब बस बारी बच जाती है यहाँ पर किम की कि कब उसका पैरामीटर यहाँ पर 100 होगा। यहाँ पर वो जब पर्सनली बात कर रहे होते तब यहाँ पर रोज जनी को बता रही थी कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में यहाँ पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पैरामीटर को 100% कर यहाँ रहना चाहती हो या अपनी दुनिया में जाना चाहती हो। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम इसी नॉवल की जनी की तरह लाइफ टाइम के लिए इस नॉवल के अंदर रहोगी और इसका डिसीजन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है। अब यहाँ पर दिन बीतते जाते हैं। जियांग परिवार यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो लोग सभी को बुलाते हैं अपनी न्यू बेटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 7 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं जहाँ पर जनी अपना डिसीजन बना लेती है कि वो किम के साथ रहना पसंद करेगी। हॉर्स भी यहाँ पर उसे वो विश ग्रांट कर देती है। पैरामीटर भी यहाँ पर 100 क्रॉस करता है। तब जब यहाँ पर जनी अपनी फीलिंग्स को किम से कन्फेस करती है। किम तो यहाँ पर ऑलरेडी जनी को प्रपोज करने वाला था पर जनी ने ऑलरेडी यहाँ पर सामने से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दिया तो वो उसे खुद ही प्रपोज करता है एंड जाकर यहाँ पर अपने मॉम डैड को बता भी देता है। जनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड अंकल आंटी तो यहाँ पर एक गुड न्यूज के साथ साथ दूसरा गुड न्यूज भी बता रहे होते हैं जो कि किम एंड जनी का यहाँ पे न्यू वेडिंग का होने वाला है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर हैप्पीली एंड हो जाता है।